डेली पढ़ाते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मतलब जो व्यवस्था आपको शहर में दिया जाता है, यहाँ आपको मिनिमम फ़ी में, काफ़ी कम फ़ी में आपको दिया जाए। इसी के लिए हम इलाहाबाद छोड़ के यहाँ रुके हैं। यही चीज़ हमारे लिए है और आपके सफलता में ही हमारी खुशी है। दुनिया में माँ बाप के अलावा सिर्फ 1% चाहता है कि आप उससे आगे निकल जाएं, और वो होता है आपका टीचर। बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता आप उससे आगे निकल जाएं। उसमें आपका एक टीचर ही चाहता है कि हमारा हर एक स्टूडेंट हमसे आगे निकले, और दूसरा अगर कोई चाहता है तो आपके माँ बाप। तो आज आप लोग को हम एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाले हैं जो हम लोगों से ही, हम लोगों के बीच से ही बहुत गरीबी झेल करके, बहुत कड़ी मेहनत कर करके आज मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि एकदम हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जैसे हम लोग को अभी कुछ खाना हो ना तो एक बार जेब देखना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको अपना जेब नहीं देखना पड़ा, मतलब इतना कमा चुके हैं, इतना कमा रहे हैं और इतना तरक्की कर रहे हैं कि उनके जीवन में लगभग बेसिक चीज़ें पूरा हो चुकी हैं। अब बाकी अब वो भी धीरे धीरे समाज सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। भाई समाज सेवा कब होता है? जब अपना पेट ठीक ठाक से भरने लगे, अपना सब कुछ रिसोर्स लगभग पूरा हो जाए। और आप लोग को उन्हीं से मिलवाने वाले हैं। वो दिल्ली से हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और वो पोट्री भी लिखते हैं। कविता वविता आप लोग जानते हैं ना, वो कविता वविता भी लिखते हैं हिंदी के, और उन्हीं लोग से आप मिलवाएंगे। तो संतोष सर, प्लीज़ कम इन। और आप बताइए, हमारे स्टूडेंटों को कुछ गाइडेंस करिए कि ये लोग गांव में रह कर के कैसे शहर की बच्चों की तरह तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद अजय। मैं दिल्ली के पास गुड़गांव में रहता हूं और हेल्थ केयर में काम करता हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हेल्थ केयर से, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूं। डायग्नोस्टिक्स में और दवाइयों में और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, इस तरह की कंपनीज़ में मेरे पास मैनेजमेंट का रोल है। मैं मैनेजर हूँ वहाँ। एक टीम है मेरे पास जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जिसके साथ मैं काम करता हूँ। तो अजय का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अजय बच्चों को पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है और मेरा छोटा भाई है। आप लोगों से मिलने का मेरा मन इसलिए कहाँ छुपा हुआ है, तो उनका समाधान युवा पीढ़ी के पास ही छुपा हुआ है। देश को जैसे चलाया जाता है, आज की पीढ़ी देश को चला रही है, लेकिन हो सकता है आदर्श तरीके से नहीं चल रहा हो, इसमें कुछ कमियां हों। तो उन कमियों को सुधार कौन करेगा? जो आज के लोग हैं वे सुधार करेंगे, और जो आने वाली पीढ़ी है वे जब प्रशासन में जाएंगे, सत्ता में जाएंगे, तब सुधार करेंगे। लेकिन सुधार करने के लिए पहले उनकी समझ, उनकी सोच इतनी विकसित होनी चाहिए कि वो कोई सुधार कर सकें। आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पढ़ाई का लक्ष्य पता होगा कि पढ़ के करना क्या है, तभी आप उसको पूरी शक्ति से कर पाएंगे, तभी उसका सही फ़ायदा उठा पाएंगे, तभी सही दिशा में जा पाएंगे। कोई बता सकता है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्यों हम शिक्षा लेते हैं? अगर हम ना पढ़ें तो हमारे जीवन में ऐसा क्या रह जाएगा जिसको शिक्षा के माध्यम से ही पाया जा सकता है? आपका क्या नाम है? हाँ, आपका? आलोक, बताओ कि शिक्षा का क्या महत्व है? अगर हम पढ़ाई लिखाई ना करें तो ऐसा क्या रह जाएगा जिसको पाने के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं? अगर पूरा मानव समाज शिक्षा ना प्राप्त करे, ये जो किताबें हम पढ़ रहे हैं ना पढ़ें, तो ऐसी क्या कमी रह जाएगी? अगर हम किताबें नहीं पढ़ते, हमारे पास एक कागज पत्र आएगा हमारे घर में, वो पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं हम अपने माता पिता को बता पाएंगे कैसा पत्र है। तो आज के समय में जो नियम कानून, जो प्रशासन चल रहा है, वो कागजी कार्रवाई लिखित में होती है। उस लिखित कार्रवाई को आप समझ पाएंगे अगर आप पढ़े लिखे होंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप कमज़ोर रह जाएंगे, आपकी शक्ति कम हो जाएगी। पढ़े लिखे हैं तो आप शक्तिशाली हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या आपके साथ जो भी कार्रवाई की जा रही है, जो सुविधाएं मिल रही है, वो नियमानुसार सही है या कोई अन्याय किया जा रहा है आपके साथ। तो बिल्कुल सही, पढ़ाई लिखाई आपको एक शक्ति प्रदान करती है, एक ताकत देती है जानने की, लड़ने की। आपको कोई दबाने की कोशिश करता है, कोई आपके साथ अन्याय करता है, तो आप यदि कानून जानते हैं, समझते हैं, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। अच्छा जवाब दिया आपने, बैठिए आलोक। और कोई बताओ, आप बताओ। अगर हम पढ़ाई लिखाई ना करें तो ये कागज़ पत्र नहीं पढ़ पाएंगे, एक तो चीज़ ये हो गई। अगर दूसरा कुछ और फ़ायदा बताओ पढ़ाई लिखाई का। अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो दुनिया अनपढ़ हम रह जाएंगे। हाँ, ये आलोक ने ये बात बताई। इसके अलावा कुछ और आपको लगता है कि और कोई ऐसी बात है जो अगर लिखेंगे नहीं तो हम नौकरी भी नहीं पाएंगे
वैसे रह जाएंगे कमा रहे। तो पैसा कमाने का एक साधन है पढ़ाई लिखाई। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो नौकरियों में जा सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी नौकरियों की योग्यता होती है कि भाई आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। हालांकि पैसा कमाने के और भी साधन हैं जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी तक सीमित नहीं है, जो अन्य कलाओं पर निर्भर करते हैं। आपके अंदर हुनर है तो आप कई तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। वहाँ भी पढ़ाई लिखाई उसको अच्छे से मैनेज करने में काम आती है। ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करके ही पैसा कमाएं। और कोई बता सकता है इसके अलावा पढ़ाई लिखाई करने से हम क्या फ़ायदा कर सकते हैं? आप बताओ। अगर पढ़े लिखे ना रहे तो अगर कोई अगर विदेशी अगर आदमी अगर हमसे अगर आकर के अगर कुछ पूछ ले तो नहीं जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी चर्चा में, वाद विवाद में, बातचीत में, समाज में जब हम हिस्सेदारी लेंगे तो वहाँ कमज़ोर महसूस करेंगे। कोई सामने वाला कुछ पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उससे कमज़ोर हैं या कम जानते हैं। तो ज्ञान हमें आत्मविश्वास से भरता है, शिक्षा हमें आत्मविश्वास से भरती है। तो अगर मैं बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ। अगर मैं शिक्षा को का उद्देश्य बताना चाहूँ, जितना मेरा सीमित ज्ञान है उससे बताऊं, तो शिक्षा हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करती है, एक आत्मविश्वास पैदा करती है और एक काबिलियत पैदा करती है जिसके दम से हम सही और गलत को पहचान सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। समाज में, मानव जीवन में जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उससे मानव का कैसे विकास किया जाए, मानव को कैसे साधन संपन्न और सुखी बनाया जाए, और साथ ही साथ अन्य पूरी प्रकृति को कैसे साधन संपन्न बनाया जाए, उसके विषय में भी कैसे सोचा जाए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने पढ़ाई कर ली तो हम पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अभी जैसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि हम पैसा बहुत कमाएंगे, हमने पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर उस पूरी कार्यवाही के दौरान हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, प्रकृति समझ रहे हैं सब लोग, अगर हमने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाया, मान लीजिए कि ये नदी हमने ख़त्म कर दी, इस नदी को ख़त्म करके पाट के यहाँ भी हमने खेती शुरू कर दिया, इसके अंदर और कोई काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है इससे कुछ लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने लगे। लेकिन अगर इस नदी को कोई नुकसान पहुँचा दिया, हमने इसमें किसी तरह के केमिकल घोल दिए या किसी और तरह की इसको दूषित कर दिया, तो इसमें प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो अब आप अपने विवेक से बताइए कि क्या ये उचित है कि इंसान पैसा कमाने के लिए इस नदी को दूषित करे और इसमें केमिकल घोले, या हमें ऐसा बैलेंस बना के चलना होगा कि प्रकृति भी ठीक चले और हम साधन संपन्न हो सके? बताइए, प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक है कि नहीं है ना? तो ये ज्ञान, ये विवेक हमें मिलेगा पढ़ने से। अगर हम ये विवेक डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी शिक्षा का लक्ष्य अधूरा है। ज़्यादातर लोग शिक्षित बन के किसी प्रकार से कोई ना कोई पद हथिया लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक धन का संचय कर लेना चाहते हैं। आप लोग अपने मन में ये बात समझ के चलिए कि पैसा कमाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। शिक्षा का उद्देश्य है अपने आप को पहचानना। आप और मैं दोनों एक बराबर इस देश के नागरिक हैं। इस बात की जानकारी होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक सिपाही जो दरोगा निकलता है यहाँ से खाकी वर्दी पहन के, वो कोई नहीं है, आपके जैसा बच्चा है जो कभी इस टेबल पे पढ़ रहा था, अपने स्कूल में उसने पढ़ाई की थी, आज उसको एक अधिकार मिल गया है। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है, उसको देख के हमारे अंदर भय पैदा होता है कि शायद ये अधिक शक्तिशाली है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि वो हमारी सुरक्षा के लिए है। इसी प्रकार से अन्य सरकारी अधिकारी, वे सभी हमारे समाज को चलाने के लिए है, व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, हम लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी की वजह से हम उनसे डरते भी हैं। तो जब शिक्षा आपके अंदर आएगी तो आप ये समझ पाएंगे कि आप एक नागरिक हैं, इस देश के मालिक हैं। आप सही लोगों को चुनकर सत्ता में पहुंचाएंगे, आप स्वयं प्रशासन में पहुंचेंगे और इस देश को अपना देश मान करके पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए काम करना शुरू करेंगे। तब आप एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे मानव समाज का निर्माण कर पाएंगे। इतने सारे लोगों में अगर 2 बच्चे बहुत कामयाब हो जाएं और IAS बन जाएं और बहुत सारा भ्रष्टाचार करके करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें, और बाकी सारे 92-98% जो लोग हैं ये गरीबी का जीवन जीते रहें,
अभाव का जीवन जीते रहें, तो क्या आप इसे उन 2 लोगों की सफलता मानेंगे कि असफलता मानेंगे? असफलता है ये। करोड़ों रुपया मेरे पास भरा पड़ा है और मेरे बाकी 98 भाई वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो यानी कि उस 2 लोगों की जो शिक्षा है वो अच्छी नहीं दी गई है। उनको जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षा गलत दी गई है कि हमें अपने लिए इकट्ठा कर लेना है, संचय कर लेना है। हमारे सांस्कृतिक शिक्षा में ये बताया गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा देश एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। तो सारे मानव समाज के कल्याण के लिए करना है। आप लोगों के शिक्षा के माध्यम से इस बात को बदलना है। हम बहुत सारे वर्गों में बटे हुए हैं, जाति पाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, और एक अलग अलग तरह की हमारे अंदर एक दूसरे से विभिन्नता है, जिस विभिन्नता को हम एक दूसरे से वैर का कारण बनाते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठना है। मेरा नाम सिर्फ संतोष, किसी का नाम सिर्फ आलोक, किसी का नाम सिर्फ किशन, किसी का नाम सिर्फ अहमद। ये सभी लोग मनुष्य हैं, ये सभी लोग भारत के निवासी हैं। इन सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे मानव समाज के सुधार के लिए, पूरे संपूर्ण मानव समाज को ऊपर उठाने के लिए काम किया जाए। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बेसिक मूलभूत सुविधाएं, सर्दी गर्मी से बचने के लिए कपड़े, आवास, स्वस्थ भोजन, ये सारी चीज़ों को कैसे ऊपर लेके जाया जाए। आज हमने सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन पे और नेताओं पर छोड़ दी है। नेता क्या करते हैं, कोई भी काम आएगा, आपके लिए सरकारी सुविधाएं आती हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हम बटे हुए हैं, एक समुदाय के रूप में बट गए हैं, जाति पाति के रूप में बटे हुए हैं, हम लोगों ने खुद को कई खेमों में बांटा हुआ है। तो अच्छी शिक्षा आपको एक नागरिक के रूप में, सारे समाज को नागरिक के रूप में जोड़ देगी कि एक तरफ नागरिक, दूसरी तरफ हमारी सेवा करने वाले सेवक, प्रशासक और नेता लोग, ये हमारे सब नौकर हैं। विधायक, सांसद, प्रधान, जिला अध्यक्ष, जो भी जितने भी दरोगा, पुलिस, IAS, सब हमारे नौकर हैं, सेवक। हमसे टैक्स लेते हैं और हमारी सेवा करने के लिए उन पदों पर पहुंचते हैं। तो इनका काम है कि इस सारे देश को कैसे, सारे देश के नागरिकों तक मूलभूत सुविधाओं को सही से पहुंचाया जाए। लेकिन हमारी शिक्षा हमें कुछ और बता रही है। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा समाज जो दिखा रहा है, सिखा रहा है, वो कुछ और सिखा रहा है। हमारे मन में चल रहा है कि हम बस किसी प्रकार से एक अच्छी पोस्ट पकड़ लें और खूब धन कूटें, इतना धन कूटें कि बस दुनिया में अगल बगल के लोग एग्जाम्पल दें कि देखो उनके पास बहुत पैसा है। करोगे क्या उस पैसे का? जीवन तो सीमित है। और दुनिया की जो सबसे अच्छी, जो सबसे बड़े सुख हैं, जो बड़े लोग बहुत ऊंची जगहों पर पहुंचने के बाद जिन सुखों को पाना चाहते हैं, वो है स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलता है? व्यायाम करने से और अच्छा भोजन खाने से। अच्छा भोजन क्या होता है? बर्गर, पिज़्ज़ा? नहीं, अच्छा भोजन होता है जो गोबर से, कंपोस्ट से आप गेहूँ उगाते हो, जो फल फ्रूट हैं, जो दालें उगाते हो आप, ये सब अच्छा भोजन होता है। आज शहर में रह कर के लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें अच्छा केमिकल फ्री खाना मिल जाए, और गांव में रह के हम ढूंढ रहे हैं कि हमें चाउमीन और बर्गर गांव में चला है। उल्टा हो रहा है। शहर का आदमी आज नौकरी करने के बाद शाम को और सुबह दौड़ लगाता है, जिम जाता है, और गांव का आदमी आज आधा किलोमीटर जाने के लिए सोच रहा है मेरे पास भी मोटरसाइकिल हो, मेरे पास भी कार हो। मैं मानता हूं कि अभी आप लोगों ने उन सुविधाओं को भोगा नहीं है, तो हम सब के अंदर एक लालसा होती है कि एक बार हम वहां तक पहुंचे, और आप ज़रूर एक बार वहां तक पहुंचो। लेकिन अपनी शिक्षा के अंदर अपने शुरुआत से ही ये प्रयास करो ये समझने का कि जीवन का क्या उद्देश्य है और शिक्षा का क्या उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य और शिक्षा का उद्देश्य अपनी आध्यात्मिक मानसिक उन्नति करते हुए पूरे समाज का भला देखते हुए चलना है। समाज कल्याण के बारे में सोचना है। माता पिता भाई बहन सिर्फ यही परिवार नहीं होता है, अगल बगल में जो समाज है ये भी परिवार होता है। परिवार किसी जाति तक, किसी समुदाय तक सीमित नहीं है, हर मनुष्य परिवार है। और ना सिर्फ मनुष्य, प्रकृति भी हमारा परिवार है। अगर एक कुत्ता है जिसकी आँख में चोट लगी हुई है, तो वो ठीक है, कुत्ता है, उसके पास कम दिमाग है, कम भगवान ने उसे बुद्धि दी है, लेकिन वो प्रकृति का हिस्सा है। वो हमारे अगल बगल में रह करके हमारे साथ, हमारे समाज का हिस्सा है। अगर उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है, तो हमारी उसके प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए। आसपास कोई वेटरनरी डॉक्टर हैं, आप दिखा सकते हैं। कुछ आप उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। खेती में आप केमिकल्स को ना डालें, ये बात आप लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिनको दूर करने में आप लोग अगर अपने अंदर शक्ति लेकर के आएंगे तो कुरीतियाँ दूर होंगी। दहेज प्रथा फैली हुई है,
हमारी बच्चियां जो ये पढ़ रही हैं, ये पढ़ करके शक्तिशाली बनेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज प्रथा अभी भी है, दहेज देना लेना पड़ता है। धीरे धीरे आप लोग दूर करेंगे। आपके अंदर अगर लालच होगा तो आप अपनी शादी में दहेज मांगेंगे और आपकी बहन की शादी में दहेज देंगे, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तब भी ये करना पड़ेगा। आप उस दबाव में रहेंगे, फिर आपको लगेगा लड़कियों का होना जो है वो एक भार है, समस्या है, जबकि लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, कहाँ होते हैं? लड़कियां तो कमज़ोर होती हैं, लड़के उनको मार सकते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है ना, लेकिन शारीरिक शक्ति कोई शक्ति नहीं होती है। असली शक्ति है मानसिक शक्ति। लड़कियां मानसिक रूप से आपसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन हमें किसी को भी कमज़ोर या मजबूत नहीं समझना है, हमें ये मानना है कि हर कोई बराबर है। तो ये तो हो गया शिक्षा का उद्देश्य, भाषण जिसे कहते हैं। मैंने भाषण अच्छा दिया होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य भाषण देना नहीं था। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि जब हम शहर में जाते हैं, शहरों में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ गाँव के बच्चे जब वहाँ जाते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए, तो किन चीज़ों की कमी रह जाती है? नंबर 1, शहरों में लोगों को पहले से पता है कि करियर के कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। यानी अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम क्या क्या बन सकते हैं, ये लोगों को पहले से पता है कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें क्या पढ़ना होगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ये वहाँ की कोचिंग्स, वहाँ के अध्यापक पहले से सिखाते हैं, दिमाग में ट्रेन कर देते हैं। अभी बच्चा 7 साल का है, वो कहता है मुझे तो क्रिकेटर बनना है, वो क्रिकेट की तैयारी अलग से कर रहा है। मुझे तो म्यूजिशियन बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो LLB करनी है। तो उनका माइंड थोड़ा सा पहले से क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। बहुत छोटी एज से ये दबाव बनना कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जानकारी होना कि कौन कौन से रास्ते खुलते हैं और क्या बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे जज बनना है तो क्या करना है? हो सकता है किसी के मन में एक लालसा हो कि मुझे जज बनना है, लेकिन उसे ये पता नहीं है जज बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं, क्या पढ़ाई करनी है। तो कहीं ना कहीं वो समय से उस तैयारी में नहीं लगता, और बाद में थोड़ा देर होने के बाद जब अभ्यास करता है तो पीछे रह जाता है कंपटीशन में। तो आपको एक तो ये जानकारी रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से रास्ते खुलते हैं व्यवसाय के, नौकरियों के, कहाँ कहाँ नौकरियां हैं, उन नौकरियों के लिए क्या एग्ज़ाम होते हैं और क्या तैयारियां होती हैं। इनकी जानकारी अगर आप 10वीं क्लास से 9वीं क्लास से ही ले लोगे तो सारे एंट्रेंस लगभग 10वीं और 12वीं के बाद होते हैं। तो आपको पहले से पता होगा तो आप पहले से तैयारी कर पाओगे। नंबर 1, ये बात हो गई सरकारी नौकरियों के लिए, ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली डिग्रीज़ के लिए। दूसरी बात आती है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट नौकरियों में काम कर रहा है। आप लोग सरकारी नौकरी में अगर नहीं जा पाते, 1% 2% लोग सरकारी नौकर होते हैं, उससे बड़ा हिस्सा यानी कि 10 15 20% लोग जो हैं वो प्राइवेट नौकरियों में काम कर रहे हैं। और प्राइवेट नौकरियों में ऐसी ऐसी पोजीशन है जो सरकारी नौकरियों से ज़्यादा कमाई करते हैं लोग। कंपनीज़ ऐसी ऐसी हैं जिनके बड़े मैनेजर्स, अच्छे प्रोफाइल पे बैठे हुए लोग सरकारी नौकरों से कई 100 गुना भी ज़्यादा कमा रहे हैं। किसी बड़ी कंपनी का CEO का पैकेज 50-100 सरकारी नौकरों से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और उसमें मध्यम की जॉब भी है, नीचे की जॉब भी है, साधारण जॉब भी हैं, हर तरह की जॉब है। लेकिन उन नौकरियों में भी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं हमें यहाँ पे रह करके पता नहीं चल पाता है। तो हम कई बार क्या करते हैं, मैंने जो मुख्य तौर पे देखा है, सबसे बड़ी बात जो देखी है वो ये कि हम किसी विषय को पढ़ते हैं और हिंदी वगैरह से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट ले लेते हैं, ज़्यादातर हिंदी में रहते हैं, इंग्लिश हमारी मजबूत नहीं हो पाती, और वहाँ के इंटरव्यूज़ में इंग्लिश को थोड़ा सा स्थान दिया जाता है। और इसमें कोई हीन भावना की बात नहीं है, इंग्लिश भी एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, जैसे भोजपुरी भाषा है, बंगाली पंजाबी भाषा है। हमारा इंग्लिश से कोई बैर नहीं है, ये मेरा मानना है। अंग्रेज़ों ने बहुत सालों तक यहाँ पे शासन किया, अपनी भाषा छोड़ गए, अब उस भाषा में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो हमें उससे लड़ना क्यों है? हम उसे भी सीख लेंगे, उस भाषा में काम करेंगे। जब हम प्रशासन में जाएं तो धीरे धीरे ऐसा कर सकते हैं कि हिंदी वाले लोगों को भी उतना ही सम्मान मिले जितना अंग्रेज़ी वाले लोगों को मिलता है, या काम सारे हिंदी में भी होने शुरू हो जाएं। ये परिवर्तन लाने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमें अंग्रेज़ी भाषा पे भी कमांड बना के रखनी चाहिए, ताकि जब हम सरकारी नौकरियों में ना जा पाएँ तो हमारी योग्यता इंग्लिश की वजह से हम प्राइवेट नौकरियों से बाहर ना रह जाएँ। बहुत बार होता है कि आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती, तो आप वो वहीं से छांट दिए जाते हो। इंग्लिश, आपका क्या नाम है? आपका, हाँ आपका, बोलो बोलो, आपका नाम क्या है? नहीं, इनके पीछे, अभिषेक यादव। अभिषेक नाम के और किसी व्यक्ति को जानते हो?
अभिषेक नाम के किसी मशहूर आदमी को जानते हो जिसका नाम अभिषेक हो? नहीं जानते। कोई और जानता है अभिषेक नाम के आदमी को? आलोक, किसी अभिषेक को जानते हो जो बहुत फेमस हो? नहीं जानते? अभिषेक बच्चन बहुत फेमस है। चलो ठीक है, बैठो बैठो। आप बात कर रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया। सो बच्चों, मैं एक ये देखो, मैं टीचर नहीं हूँ, अजय जैसा तो मेरे पास ज्ञान नहीं है टीचिंग के मामले में, मैं अलग चीज़ों का मैं पढ़ा लिखा हूँ तो, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छी आती है वो प्राइवेट नौकरियों में उनको मौका जल्दी से मिल जाता है, और बातचीत में जिनका एक आत्मविश्वास होता है उनको मौका मिल जाता है। हम थोड़े डरे हुए रहते हैं। रोज़ इस बात का अभ्यास करो कि आप इस देश के नागरिक हो, आप उतने ही इस देश के नागरिक हो जितना बड़ा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के सामने हमें कांपने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव कोई भगवान नहीं है, ये मायावती कोई भगवान नहीं है, आईएएस कोई भगवान नहीं है। आप किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हो, मिस्टर राजगोपाल, मिस्टर रमेश, ये बताइए, आप सवाल जवाब कर सकते हो। शहर का बच्चा 5, 7, 8, 10 साल का बच्चा जो हाई क्लास में है वो डरता नहीं है किसी से। किसी से डरने की बात नहीं होती। आयु का सम्मान आप कर सकते हो कि भाई ये हमारे से बड़े हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए। आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, ठीक है? आप अपने विचारों को रख पाएँ। जब कहीं पे इसका अभ्यास करिए, किताबों को याद कर लेना, उनके प्रश्नों को, उत्तरों को याद कर लेना और उसे लिख करके नंबर ले लेना, ये कुछ हद तक तो आपको काम आता है। लेकिन जब आप नौकरियों में जाते हो वहाँ पर ये वाद विवाद, बातचीत, आपके अंदर कितना अपने भावों को रख पाने की क्षमता है, जब बातचीत होती है अपने विचारों को कैसे अच्छे से रख पाते हैं, ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं और ये अभ्यास से आप सीख सकते हो। ये दूसरी बात है। पहली बात, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी तरफ नौकरियां जा रही हैं, उनके क्या क्या एंट्रेंस होते हैं, ताकि आप समय से उसकी तैयारी कर सको। दूसरी बात, आप इंग्लिश का जो महत्व है उसे मान के चलो कि अभी है, आप कल ख़त्म कर देना। आप लोग जाओ प्रशासन के अंदर, नेता बनो और सारी नौकरियों से, सारे देश से इंग्लिश के महत्व को ख़त्म कर दो। चाइना जापान की तरह अपनी भाषा में पढ़ाई कराओ, वो आप लोग कल करना, परिवर्तन करो कल। लेकिन आज इंग्लिश है, आज है तो आज सीख लो। कोई बुराई है इंग्लिश सीखने में? सीख लो, आसान भाषा है। जब आप लोग भोजपुरी बोल सकते हो, इतनी हिंदी बोल सकते हो, तो इंग्लिश भी बोल सकते हो। तो इंग्लिश को ज़रूर सीखो। आप समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पर 500 लोगों का खाना है, या यहाँ मान लो 100 बच्चे हैं और यहाँ 10 लोगों का खाना है, और मैं बोलूँ कि जो जितना योग्य होगा उसको, जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा उसको खाना मिलेगा। योग्यता का मैं कुछ भी आधार रख दूं कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसको खाना मिलेगा, या जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा उसको खाना दे देंगे, या जो सबसे ज़्यादा छोटा है उसे देंगे, या जो सबसे तेज़ दौड़ सकता है उसको खाना देंगे। तो अंततः है, क्योंकि खाना 10 ही लोगों का है, तो इन 100 लोगों में से केवल 10 लोगों को ही मिल पाएगा। बाकी 90 लोग, उनका क्या होगा? तो सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं। सरकारी नौकरियां कुछ लोगों को मिलेंगी, कम होती जा रही हैं इधर, लेकिन बाकी लोगों को प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहले पता होना चाहिए जाना किधर है, उधर जाओ, उस चीज़ की तैयारी करो, एंट्रेंस दो। दूसरा, इंग्लिश की तैयारी भी करके रखो, अपने कॉन्फिडेंस को और इंटरेक्शन को तैयार करके रखो, ताकि आप प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी जा सको। प्राइवेट नौकरियों में कुछ स्किल्स भी काम आते हैं, कुछ आपके अंदर हुनर होने चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को जानते हैं, जैसे आप IT इंडस्ट्री की तरफ कोई डिग्री ले लेते हो तो वो काम आएगी। किन चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, आप पूछते रहें, अपने टीचर से पूछिए। और इसके बाद आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, तीसरी बात, सरकारी नौकरी हो गई, प्राइवेट नौकरी हो गई, और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मान लो उपलब्ध नहीं है, फिर क्या करोगे? नौकरियाँ कोई तो दे रहा है ना, सरकार दे रही है नौकरी, प्राइवेट कंपनियाँ नौकरी दे रही हैं, तो आप लोग खुद भी नौकरियों का, रोज़गार का सृजन कर सकते हो। आप कुछ ऐसा करो जिससे नौकरियां उत्पन्न हों। ये कंपनीज़ क्या करती हैं, सरकार क्या करती है, कोई काम ऐसा पैदा करती है जहाँ से पैसा आता है, और उसमें आप लोगों को हायर करती है, आपसे काम कराती है, और उसी पैसे में से आपको सैलरी देती है। तो आप क्यों नहीं ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते जहाँ पे आप काम पैदा करो कि आओ भाई मुझे 10 आदमी चाहिए,
अमूल ही क्यों डेयरी बनाएगा? आप अपनी डेयरी क्यों नहीं बना सकते यहाँ की? मैं 1000-2000 पशु मैं पालूंगा और मैं यहाँ पे 500-1000 लोगों को नौकरियाँ दूंगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट ही क्यों खेती के अंदर आना चाहते हैं? हमारी खेती घाटे का क्यों है? पढ़ लिख के आप इस खेती को फ़ायदे का क्यों नहीं बना सकते? इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। ये जो कंपनीज़ दिल्ली, नोएडा, मुंबई में सीमित हैं, ये कंपनियां गोरखपुर में क्यों नहीं आ सकती ज़्यादा? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो आप अपने दिमाग में इस बारे में भी सोचना शुरू करो कि क्या नौकरियां ही आखिरी उद्देश्य है? क्या हम यहाँ रह कर के रोज़गार नहीं पैदा कर सकते? इन तीनों चीज़ों को अगर आप दिमाग में रख कर के चलोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग रोज़गार की तरफ जा पाएंगे, ज़्यादा लोग आय को पा सकेंगे। क्योंकि अभी तो आंकड़ा बहुत ख़राब है। अभी तो हम ऐसे बताते हैं उस गांव में एक आदमी को नौकरी मिल गई। क्या ये बड़ी फ़ख्र की बात है? 10,000 लोगों का गांव है और 2 लोग अधिकारी हो गए, एक आदमी पुलिस में हो गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग के पास कोई आय के साधन नहीं है। आपको देखना है, आप जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे ना, तभी आप उस शिक्षा का जब विवेक के साथ इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आपसे पहले की जो पीढ़ियां हैं वो उन्होंने हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, उनके अंदर कुछ संवेदना आई, कुछ उनके अंदर विवेक था, उन्होंने उस गुलामी को दूर हटा के फेंका, अपना राज्य लेके आए, स्वराज पैदा किया। बट अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है ना, अभी गरीबी है, बेरोज़गारी है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हटाना है, उनसे निजात पानी है, मानव जीवन को और बेहतर बनाना है। तो एक लगातार प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों की ज़रूरत है। मैं कुछ जो बातें कर रहा हूँ वो बस ऊपर ऊपर की हैं या कुछ कुछ समझ में आ रही हैं? आ रही हैं समझ में? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था। दूसरी बात ये, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग जिनके पास खाली टाइम मिल गया, आपसे मिलने चले आए, हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। हम अपनी नौकरियों में पड़े हुए हैं, टाइम नहीं निकालते समाज के लिए। मेरा कभी कभी मन करता है बट मैं नहीं निकाल पाता हूँ। प्राइवेट नौकरियाँ आपसे काफ़ी काम करवाती हैं, काफ़ी आपका समय ले लेती हैं। लेकिन ज्ञान की कोई कमी नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है ज्ञान देने के लिए। ये जो मोबाइल और इंटरनेट का विकास हुआ है, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। आज की डेट में आपको जो भी सीखना है, ये सब कुछ इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। अजय बहुत अच्छा काम कर रहा है कि इस ज्ञान को आपको विश्लेषण करके, इंटरप्रिटेशन करके आपको समझाता सिखाता है। लेकिन ये ज्ञान आपके पास अब इंटरनेट के माध्यम से सुलभ तरीके से उपलब्ध है। अगर आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पर जाकर के अच्छी चीज़ें देखते हैं, अपने ज्ञान के बारे, अपने जीवन के बारे में पढ़ने के अभ्यास करते हैं, कि करियर के बारे में चैनल्स को देखते हैं, तो आपको बहुत ज्ञान दे सकता है। कंप्यूटर चलाना, एक्सेल फाइल्स देखना, वर्ड पे काम करना, बेसिक कंप्यूटर सीखना, ये सब आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, कोर्सेज करा रहे हैं वो लोग, फ्री में उपलब्ध है। आप अच्छी इंटरनेट सुविधा लीजिए और वहाँ बैठ करके आप पढ़ना शुरू करिए। पूरी तरह से पढ़ाई में अगर आप सम्मिलित हो जाओगे, अगर आप पूरी तरह से उसमें डट जाओगे, तो सीखने के साधन अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी उतने उन्नत नहीं हुए। आप लोगों को और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, और ज़्यादा अच्छे से अच्छे संसाधन मिलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलने चाहिए। जो आज स्मार्ट क्लासेस में प्राइवेट स्कूलों के पास उपलब्ध हैं, वो आपके पास भी होने चाहिए। लेकिन ठीक है, हम किसी भी चीज़ को एक बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हम नहीं करेंगे। आप करिए और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले लोगों के लिए अच्छा रास्ता तैयार करिए। जो बना बनाया ठहर रहा है, इस पर मत चलते चले जाइए, इसे ठीक करिए। एक भेड़ की तरह, कि एक भेड़ आगे चल गई, वो कहीं गंदगी में जा रही है तो सब लोग उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जैसे सारा समाज कर रहा है कि बस किसी तरह घुस गए नौकरी में, किसी तरह पा गए प्रधानी का पद, पा गए विधायक का पद, पा गए हम लोग सांसद का पद, तो बस भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। कुछ अलग परिपाटी तैयार करिए। जैसे ही शक्ति मिले, उस शक्ति को लेकर समाज में चले जाइए। 70 की साल उम्र में नहीं कि भैया पूरी ज़िंदगी तो IAS थे, पूरी ज़िंदगी तो डॉक्टर थे, बहुत पैसा कूटा, बाद में अब चेतना जागी है कि चलो अब कुछ समाज सेवा कर लें। पहले दिन से, नौकरी के पहले दिन से आप समाज के और पूरे इस विश्व के मानव जाति के कल्याण के लिए विचार लेके चलिए। और ये विचार आपको स्वयं भी उन्नति पे, क्योंकि मानव जीवन तो सीमित है ना, हम सभी सीमित जीवन के लिए आए, असीमित तो नहीं है, हमेशा हमेशा तो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए छोटा सा जीवन है, उसका अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग पूछिए मेरे से, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, मैं किसी की कोई मदद कर सकता हूँ, वो बताइए। कोई बच्चा जो कुछ पूछना चाहता है, ठीक है, वो खड़ा होके पूछ सकता है। खड़ा होके भी पूछ सकता है, बैठ के। आपको ना समझ में आया हो
या कोई परेशानी हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप लोग पूछिए। मेरी जो बातें हैं उन बातों में से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। अगर कोई और भी प्रश्न, किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा है, हो सकता है मैं उसका जवाब दे पाऊँ। कोई आपको कठिनाई महसूस होती है, हो सकता है मैं उसका समाधान कर पाऊँ। तो कोई भी कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है। पूछो पूछो। नहीं आओ, फिर आओ, सामने आओ, इधर आओ, आगे आओ। नहीं पूछोगे तो आगे आना पड़ेगा। आओ, डरो मत, आओ आगे। क्या नाम है इनका? सुमित। सुमित, आगे आओ, आओ आओ। अपना परिचय दो सुमित। लो माइक लो, अपना परिचय दो, अपने बारे में। हमारा नाम है आर्यन यादव हम्म और हमारे माता का नाम है बिंद्रावती यादव हम्म और हमारे फादर का नाम है कि रामभजन यादव हम्म और हमारे ब्रदर का नाम है सुमित यादव, आर्यन यादव, हम्म सचिन यादव, सिकंदर यादव। गुड, अच्छा तुमने बोला। मैंने क्यों बुलाया? क्योंकि कौन सी क्लास में हो आप? 5वीं क्लास में। मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 5वीं क्लास में ये कोई बड़ी बात नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आराम से यहाँ पे आकर के। अब जैसे छोटा सा एक डिफरेंस बताता हूँ। हमारा जो है ना, ये हमारा शब्द हमारे को समझ में आता है यहाँ पे, लेकिन जब हम उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास जाते हैं तो वहाँ हमारा शब्द जो है ज़्यादा लोगों के लिए होता है। ये हो गए हम, ये हो गया हमारा। जब मैं इधर हो गया तो ये हो गया मैं, मेरा। फ़र्क समझ रहे हो आप इस बात का? ये है हम और ये कौन है? मैं। ये हम नहीं हूँ मैं। यहाँ इस क्षेत्र में ये भाषा चलती है कि हमने ऐसा किया, हम खा रहे हैं। कोई गलत नहीं है क्योंकि हमारी भाषा है, तो हम अपनी भाषा को थोड़ी छोड़ेंगे। हम अपनी भाषा को जैसा हम करते हैं वो भाषा हमारे साथ चलेगी। लेकिन साथ ही साथ हिंदी में भी अगर कोई त्रुटियां हमारी भाषा में है तो हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम शुद्ध हिंदी की बात कर रहे हो या जो खड़ी हिंदी है जो आमतौर पर बोलचाल में चल रही है उसका भी ज्ञान हो। इसी प्रकार इंग्लिश में भी कई गलतियां हम करते हैं। इसी प्रकार शब्दों के उच्चारण में कई गलतियां करते हैं। जो सबसे प्रमुख गलती मैंने देखी है, 100 में से 30-40 लोग करते हैं यहाँ पे शब्द उच्चारण, अक्षर उच्चारण करने में। अगर उनको श और स बोलना होता है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। कल एक बच्चा मुझे मिला था, शोभनाथ, तो आप बैठो, उसको मैं पढ़ा रहा था, तो वो उसको पढ़ाते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब वो श और स में को एक ही समझ रहा है। अक्षर बोलना है तो अक्सर बोल रहा है, अक्सर, अक्सर, एक अक्षर, 2 अक्षर। तो और जहाँ स बोलना है वहाँ तो स बोल ही रहा था। तो ये साधारण गलतियाँ हैं। अगर इन चीज़ों को हम पकड़ते हैं, मैं नहीं कहता कि इन चीज़ों से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, बट इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो आपसे बात कर रहा होता है वो व्यक्ति आपको एक साधारण सामान्य व्यक्ति मानता है और फिर आपको अनफेयर होके आपके ज्ञान का इवैल्यूएशन करता है और आपको मौका देता है। अदरवाइज़ यही भाषा और आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो आपको इवैल्यूएट ही नहीं कर पाता। इंटरव्यू में अगर आप डरे हुए या कमज़ोर दिखाई देते हैं या आपकी भाषा में बहुत त्रुटियाँ होती हैं तो वो आगे आपको उस अनबायस होकर इवैल्यूएट ही नहीं करता। वो सोचता है ये भीड़ का हिस्सा है। तो पहला स्टेप पे ही आप निकल जाते हैं। कोई सवाल नहीं है किसी के पास? कोई बात नहीं, सवाल तैयार करके रखिए अपने पास। कुछ पूछना हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। अजय के पास मेरा नंबर, अजय मेरे से कनेक्टेड रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन आपसे कनेक्ट हो पाऊँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो मैं आप लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट होऊंगा। जो बच्चे इंग्लिश का बेसिक पढ़ना चाहते होंगे उनको मैं सप्ताह में 1 बार गाइड करने की कोशिश करूँगा। 1 बार पढ़ाने से, सप्ताह में मैंने 1 बार अगर आपको पढ़ाया और आपने पूरे सप्ताह अभ्यास किया तो बहुत आसानी से अगले कुछ 1 सालों में, जब तक आप स्कूल से पास आउट होंगे, ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। ठीक है? आप लोगों को लगता है ज़रा भी कि शिक्षा का उद्देश्य ये सब बड़ी बड़ी बातें या पैसा कमाना होता है सिर्फ? कितने लोगों को लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाने से अलग भी कुछ है? एक बार हाथ खड़ा करो। गुड। पता है क्या, आखिरी बात कह रहा हूँ, ख़त्म करूँगा अपनी बात। पता है क्या, ज़्यादातर समाज के लोग जैसा सोचते हैं ना, हम भी वैसा सोचने लग जाते हैं। अभी ऐसा सोचने वाले लोग कम हैं कि पैसा जो है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली बनना है, समाज का निर्माण करना, ये वो। सब लोग ऊपर से ऐसी बातें करते हैं, बट अंदर से अपने मन में सोचते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पैसा जोड़ना है सिर्फ। जब ज़्यादातर लोग धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे, सोच को बदलना शुरू करेंगे,
तो ये सोच सामान्य हो जाएगी और लोग आपको इस बात के लिए उत्साहित भी करेंगे, आपको एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ ठीक है, ये कोई गलत नहीं सोच रहा। अभी लगता है जब ऐसी बातें करते तो ये असहज स्थिति पैदा हो जाती है कि ये क्या सिखा रहे हैं। पैसे का तो उद्देश्य यही है कि अपना पैसा इकट्ठा करो, परिवार को पहले भर लो, और पेट भरता है नहीं लालच का कभी भी। ठीक है अजय, किसी पर्टिकुलर बात पे आप चाहते हो कि मैं कोई विशेष प्रश्न आपका हो या कुछ आप चाहते हो कि मैं किसी सवाल का जवाब दूं तो बताइए, नहीं तो मेरी तरफ से। नहीं लगभग आप सारी चीज़ें पूरा कर चुके हैं। बाकी इन लोगों से यही बार बार हम भी कहने की कोशिश करते हैं, आप इंग्लिश को खास करके ध्यान दीजिए। और आप लोगों में कोई भी बच्चा अगर ऐसा होगा जो अजय आप बताना मुझे, कोई बच्चा जो बहुत पढ़ने में बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी लगन बड़ी अच्छी हो और वो किसी तरह की समस्या का समाधान मतलब समस्या से ग्रस्त हो, जिसकी वजह से पढ़ाई आगे ना बढ़ पा रही हो, किसी परेशानी में लिप्त हो, तो आप मुझे बताइएगा। किसी एक बच्चे को मैं मेंटोर करना चाहूँगा, उसको सपोर्ट करना चाहूँगा, उसको गाइड करना चाहूँगा पर्सनल लेवल पे, एक या दो जितनी मेरी क्षमता होगी। गांव में जितने बहुत बच्चे ऐसे हैं, हालांकि जहां तक मेरा पहुंच है वहां तक तो हम पूरा करते हैं। अगर लगेगा हम नहीं उसको पूरा कर पाए तो आपको जरूर बताएं। जहाँ ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये मेरे मन में है कि मैं भी करूँ। तुम शुरू कर पाए हो, मैं अपनी नौकरी के झंझटों में मैं नहीं शुरू कर पाया हूँ। अच्छा काम कर रहे हो, अगर इस काम से तुम आगे निकलते हो और इस काम को अपना मुख्य स्रोत बना पाते हो जीवन यापन का ना, तो आप समझ लो कि आपने समाज सेवा भी कर दी उसी काम के दौरान, और उसी काम के दौरान बड़ा शांति का और बड़ा सुकून का जीवन बीतेगा और बहुत बड़ा आप राष्ट्र सेवा का काम कर पाओगे। तो आप करते रहो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए यहाँ पे, है ना। चलो गुड। आर्यन ने बहुत ज़ोर से ताली बजाई है। आप लोग सारी बात को ढंग से सुने हैं बहुत और उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत लाभ हुआ होगा। भैया हमारे लिए समय निकालें, उसके लिए भी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, गांव में बहुत कम ही लोग होते हैं जो बच्चों को कुछ रास्ता दिखाने आए, जो अपने समाज को कुछ सुधारने आए। वो दूसरे समाज में जा कर के बहुत अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन कोई अपने गांव आकर के, अपने घर आकर के, अपने ही घर के बच्चों को थोड़ा आगे निकाले, ये वाकई बहुत अच्छा काम होता है। सबके बस की बात नहीं होती है। ऊपर से भैया जी ने अभी कहे कि आप लोग जो है किसी भी प्रकार का आप लोगों के पास कोई समस्या है तो आप लोग हमसे बताएंगे और हम उनके तक पहुंचाएंगे। हम लोग मिल करके जैसे भी हो पाएगा, आप लोग का स्टडी नहीं रुकने पाएगा, वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं आप लोगों में से जिनके पास पैसे की समस्या होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, आप लोग पढ़िए, पैसे का समस्या हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ लोगों से, जो लोग उस लायक हैं, देने के लायक हैं, फिर उन लोगों से लिया जाता है। क्योंकि ये व्यवस्था भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब कमाई का दूसरा कोई स्रोत नहीं है, हम खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो आप लोगों को भैया समझाएं उसको मैं एक एक पॉइंट में धीरे धीरे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बस 2 मिनट के अंदर। हो सकता है कुछ बच्चे उसको ना कैच कर पाए हों, वो लोग आप तुरंत समझ जाएंगे। भैया मार्कर थोड़ा दे दीजिएगा, मार्कर। तो अभी भैया बताए हैं कि आपके पास नौकरी के 2 रास्ते हैं। एक तो हो जाता है आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एक तो आपका हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी नौकरी, जिसका हमारे मतलब दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हालांकि अगर साउथ एरिया में आप चले जाएंगे तो सरकारी नौकरी का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ क्या, सरकारी नौकरी लग गई तो सब कुछ सेटल है। तो अभी भैया बताए हैं ना करप्शन, उन लोगों को लगता है ना सरकारी नौकरी करके हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे। सरकारी नौकरी एक नौकरी है और जीवन यापन का एक साधन है, अगर उसको ईमानदारी से किया जाए तो। हालांकि करप्शन से तो आप पैसा कमा लेंगे, पैसा जोड़ लेंगे, लेकिन वो पैसा किससे करप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप 10 लोग हो, 10 भाई, आप थोड़ा ऊपर निकल गए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो जो आपके 9 भाई हैं ना, आप उन्हीं लोगों पे करप्शन कर करके उन्हीं लोगों से पैसा खींच रहे हैं, मिला जुला के अपने पर ही घात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग वही पैसा ईमानदारी से करना चाहें तो आप बहुत सारा फील्ड है, उसको ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी करके बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है तो जान लीजिए को कहीं ना कहीं करप्ट है, क्योंकि सरकार आपको उतना ही धन देता है कि आपका जीवन सुकून से, आपका जीवन यापन बड़े सुकून से हो जाए। ठीक है। और दूसरा सेक्टर बचाया गया है जो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है। और देखिए सरकार भी जो हमारा प्राइवेट की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रही है धीरे धीरे। तो आने वाले समय में ये जो गवर्नमेंट जॉब की है ना, यहाँ बहुत महामारी आने वाला और आ चुका है।
पिछले अगर 5 साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाए, अब का रिकॉर्ड देखा जाए, तो सरकारी नौकरी लगभग आधी से कम हो चुकी है। जहाँ पर 60% पे नौकरियाँ मिल रही थी, आज 95-96% पे नौकरियाँ मिल रही हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का वही है, आपको जान लीजिए कि आप लोग को इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। और इंग्लिश बहुत ही आसान होता है, हमारे हिंदी से बहुत ही सहज होता है। फ़र्क है कि हम लोग वो इन्वायरमेंट नहीं बना पाते हैं, वो माहौल नहीं बना पाते हैं, और ऐसा सरकमस्टांसेस हमको नहीं मिल पाता है। अब लेकिन आप लोग सरकमस्टांसेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आज इंटरनेट का, हम बार बार आप लोगों को कहते हैं, आप लोगों में अगर कोई कला है, बहुत छोटे बच्चों को आप पढ़ाना जानते हैं, तो आप लोग चैनल बनाइए। बहुत बच्चों को मैंने चैनल बना के दिया, अभी विशाल को 4-5 दिन पहले चैनल बना के दिया कि भाई आप कुश्ती लड़ते हो, तो जहाँ कुश्ती लड़ने जाओ उसको रिकॉर्ड करो और उसको इंटरनेट पे डालो। आप यकीन नहीं करोगे, यूट्यूब से करीब 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ लोग कमा रहे हैं। आप किसी भी जॉब में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर को उठा लीजिए, कोई भी जॉब करिए, इतना आपको सैलरी नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपस में तो बहुत कॉमेडी करते हैं, लेकिन आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि वही कॉमेडी करके, वही देसी भाषा का कॉमेडी करके आज लोग करोड़ों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। भाई आप लोग को बार बार कहते हैं सब सीखो। मान लो कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने का शौक़ है, कैमरा फेस कर लेता है थोड़ा बहुत, कैमरा फेस नहीं कर भी पाता तब भी आपको बहुत सारे तरीके बताएं, वॉइस ओवर करके कई तरीका है कमाने का, तो आप लोग पढ़ाइए, उसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को कहता है शर्म आएगा, अरे भाई कोई वीडियो आपका मान लीजिए देख रहा है तो आप वहाँ चोरी नहीं ना कर रहे हो, आप तो काम कर रहे हो। भाई हो सकता है आपका 1-2 दिन हंसे, एक दिन अपने बच्चे को दिखाए, बच्चे को अच्छा लगा, बच्चा जिद्दिया के उनसे पढ़ेगा, फिर वो क्या करेंगे। और ज़रूरत है भाई, आप लोगों को लगता होगा अरे यार 4-5 के बच्चे कहाँ मोबाइल पाएंगे। भाई एक लड़की है, उसका नाम क्लियर याद नहीं है, वो केवल 8 का मैथ पढ़ाई है, केवल 8वीं क्लास का मैथ पढ़ाई है। और मैंने वीडियो देखा, उससे काफ़ी बेटर मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन आज तक नहीं आ पाया। उनके चैनल पे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। ऑन एन एवरेज अगर मान लिया जाए, वो 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं, लगभग मेरे एज की हुई। तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए नहीं, हम बहुत मेहनत की हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लगभग हमारे यहाँ 95% बच्चों का जो है टॉपर लिस्ट में नाम आता है, वो चाहे मेहदावल का बच्चा हो, चाहे अपने गांव का बच्चा हो। लगभग पूरे बच्चे जो है मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनका 100% मार्क आता है, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में आता है। इसका मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तभी तो रिजल्ट हो पा रहा है। तो आप लोग ये गलतियाँ मत करिएगा। और रही बात प्राइवेट सेक्टर में, तो ये आप यकीन मानो कि गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर देती है। गवर्नमेंट सेक्टर उतना नहीं देती है, लेकिन आपको ज़रूरत है, आपको वो स्किल पैदा करना पड़ेगा। आप क्या किए, आपके घर न्यूज़ चैनल है, टीवी है, तो आप लोग क्या करते हैं, भोजपुरी चैनल लगा के दिन भर बैठ जाते हो। अरे भाई मनोरंजन करना है तो चलो 1 आध घंटे देख लेते हैं। अब दिन भर आपके घर भोजपुरी चैनल चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमको बहुत बढ़िया इंग्लिश आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? आपके यहाँ माहौल बनाने का एक साधन उपलब्ध है, आप उसका फ़ायदा ले ही नहीं पा रहे हो। आप उस पर लगाइए, इंग्लिश न्यूज़ लगाइए, उसको सुनिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं समझ में आएगा। फिर आपको कोई मतलब पता चला कि यहाँ पर कोई घटना घटी है, उसको आप न्यूज़ चैनल पे देखिए, धीरे धीरे उसको रिलेट कर पाएंगे, वहाँ से आपका ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरी बात, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि हम कितना भी पढ़ा लें, हम कितना भी ग्रामर पढ़ा लें, उससे आपका भला नहीं हो पाएगा। एक भाषा है, भाषा कभी पढ़ाने से नहीं आता, वो सीखने से आता है। आप ग्रामर पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला लेंगे, लेकिन जहाँ आपके कम्युनिकेशन की बात आएगी, आप वहाँ अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उस प्रकार का, और लगभग आजकल सबके घर में टीवी है, तो आप लोगों से निवेदन है, नहीं ज़्यादा देर तो 1 से 2 घंटा आपके घर में इंग्लिश न्यूज़ चैनल चलना ही चलना चाहिए। आपको समझ में आए या ना आए, और ऊपर आपसे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी यही चल रहा है और आगे बहुत दिनों तक यही चलने वाला है। और शायद अब हम लोग इंग्लिश में ही सब कुछ, देखिए जितने भी सरकारी गवर्नमेंट, हम लोग का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट की कागजात होती हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, सब इंग्लिश भाषा में किए जाते हैं। ऐसा नहीं है सरकार बहुत गलत कर रही है, वो हमारी मजबूरी है भाई। अभी देखिए, अभी हम लोग डेवलप्ड कंट्री में तो आए नहीं हैं, अभी हम डेवलपिंग हैं। आप लोग को समझाया ना विकासशील और विकसित, तो अभी हम लोग तो विकसित हुए नहीं हैं, विकासशील देश में हैं। तो हम लोग को बाहर से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बना के रखना पड़ेगा। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो यूनिवर्सल है,
भले चाइना कहता है हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं बोला जाता, लेकिन वहाँ भी जब कोई मतलब विदेशी व्यापार होता है तो भाषा इंग्लिश ही रहता है, भले वो लोग ट्रांसलेटर रखें अपने लिए। तो इंग्लिश बहुत नेसेसरी है और कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप मैथ के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए। मैथ और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको किसी भी फील्ड में बहुत बेहतर कर सकते हो। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, और देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर स्टेट लेवल को छोड़ दिया जाए, जितने भी सेंट्रल लेवल पे हैं उनमें क्या होता है, इंग्लिश रहता है। आप SSC CGL को ले लीजिए, जहाँ से आप इनकम टैक्स देती है सरकार, और CBI ऑफिसर, RTO ऑफिसर, सारे बड़े बड़े पोस्ट हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ इंग्लिश रहता है। अब देखिए UPSC में क्या हुआ ना, 2000 के पहले क्या होता था, 2011 के पहले क्या होता था, हमारे हिंदी भाषा का सिलेक्शन प्रोसेस जो है 50% से लगभग ऊपर था। अब लगभग 11% लगभग है। रीजन बस एक छोटा सा इंग्लिश ला के रख दिया CSET, वो भी क्वालिफाइंग होता है, उसमें केवल 33% आपको लाने होते हैं। CSET में 33% लाने होते हैं, वो भी नहीं पास कर रहे हो भाई, आप गवर्नमेंट क्या चलाओगे? आपका नौकरी केरल में लग गया और कोई बूढ़े आदमी आए और आपको दे दिए कोई लेटर इंग्लिश में, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? इतना बेसिक इंग्लिश तो आपको आना चाहिए ना। तो बहुत बच्चे सरकार, हालांकि हम भी हिंदी माध्यम से हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कभी विरोध किए, क्योंकि ये ज़रूरी है। CSET में क्या रहता है, थोड़ा रीजनिंग रहता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश रहता है, बहुत बेसिक चीज़ रहता है, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो अगर कोई बच्चा ठीक ठाक ग्रामर और रामर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये चीज़ भी कोई नहीं कर पा रहा है तो भाई सरकार की गलती नहीं है, उस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा हो रहा है, ये ज़रूरत नहीं। ऊपर से भैया तीसरी बात बताएं क्या, आपको लगभग 10th तक जाते जाते यहाँ पर, हालांकि शहर के बच्चों को बहुत कम उम्र में सब डिसाइड हो जाता है हमको किस फील्ड में जाना है, लेकिन ये जान लीजिए आपको हाई स्कूल तक जाते जाते डिसाइड कर लेना है कि हमको किस फील्ड में जाना है। अब मान लीजिए डॉक्टर इंजीनियर का तैयारी कर लिए, 3 से 4 करोड़ रुपए, 3 से 4 करोड़ लगभग खर्च होता है। अभी एक आर्टिकल में हम पढ़े थे, लगभग इतना खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप विदेश से जाके बढ़िया पर तैयारी करें, उसके बाद आप आके क्या करते हैं, UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, यानी कि आप पब्लिक सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाह रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपको यही करना था तो 3 से 4 करोड़ रुपए काहे आप बर्बाद किए? वहाँ पर जो आपको अनुभव मिला डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, जो आपको अनुभव मिला, यहाँ तो उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ गवर्नमेंट का काम देखना है, पब्लिक का समस्या देखना है, उसका निवारण करना है। तो अगर ये डिसाइड रहता तो लगभग इतने पैसे बर्बाद नहीं हुए होते। अगर ये बंदा चाहे तो UPSC में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ बहुत बेटर कर सकता है। यहाँ उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें बची हैं जो उसको करने की ज़रूरत है। रीज़न क्या है, आजकल लोग दिखावे में मर रहे हैं। UPSC में आने का मतलब उनका सीधा सीधा होता है कि लोगों पे धौंस जमाएंगे। किस पे धौंस जमाओगे भाई? अपने ही लोगों पे। गरीबी से जाके निकले हो और आपके भाई गरीब रह गए, तो आके उन पे धौंस जमा रहे हो, इसीलिए छोड़ छाड़ के आते हैं। तो आप लोग भाई डिसाइड कर लेना। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे ऐसे कहते हैं हमको आर्मी में जाना है, बहुत बढ़िया बात है आपको आर्मी में जाना है, लेकिन आप इस लेवल का तैयारी करिए कि खुदा ना खास्ता आपको आर्मी से किसी भी रीजन से रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप इनकम टैक्स बन जाएं, आप उससे बड़ा ऑफिसर बन जाएं। मान लीजिए आप रेस नहीं निकाल पाएँ, आर्मी नहीं बन पाएँ, तो आप NDA क्रैक करिए, CDS क्रैक करिए, कर्नल बनिए। तो अपने लक्ष्य को थोड़ा ऊँचा रखो, ठीक है। यही सब चीज़ें भैया बताए हैं। अब आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया है और आप लोग को आए कुछ सिखाएं, हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि और ऊपर से क्या होता है, आप लोग को बार बार हम एक चीज़ बताए हैं ना कि आपको शेयर मार्केट वगैरह ये सब बताए हैं ना, इन सब के बारे में बहुत बार बताएं आप लोग को। शहर में क्या होता है, 8 से 9 साल का बच्चा जो है स्टॉक इस समय, मान लीजिए ये शेयर मार्केट आप लोग को पहले समझा चुके हैं, ये चीज़ आपको समझ में आता है धीरे धीरे। वहाँ क्या होता है, कंपनी अपना शेयर सेल करती है, ठीक है। कहने का मतलब आपको ऑनलाइन पैसा भी कमाने का बहुत कुछ मौका है, बहुत सारा मौका है। तो अभी आप लोग को मैं पहले बताया था, जैसे आप लोग का बर्थडे आता है तो हमको शहर का देख करके हम लोग बर्थडे बहुत ढंग से, आपका बर्थडे आया तो आप क्या करिए, किसी भी कंपनी का एक शेयर, यहाँ तक कि आज तक शेयर 1-1 रुपये का भी शेयर जो शेयर मार्केट में पड़े हैं, तो आप लोग उस पर काम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं, लगा के छोड़ सकते हैं। हो सकता है 10 साल बाद वो बहुत सारा पैसा आपको दे दे। कहने का मतलब
आपके पास पैसा कमाने का बहुत सारा साधन है, ठीक है। एक कतई और ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई करके तो आप बहुत अमीर हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब पा करके बहुत अमीर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप करप्ट हैं, ये हकीकत है। हाँ, आपका रिस्पेक्ट रहेगा, आपका इज्जत रहेगा, लेकिन बहुत अमीर अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं करप्ट है। लेकिन मान लीजिए आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं और चीज़ों से कमा रहे हैं, ये सब धीरे धीरे आप लोग डेवलप करिए। आप आज शहर में जाके देख लीजिए, 12 से 13 साल का बच्चा, 14 से 15 साल का बच्चा 20 से 21 करोड़पति बन के बैठा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई, पढ़ाई से मौका मिला गुल्ली डंडा उठा दिए, पढ़ाई से मौका मिला नदी पे घूमने चले, इससे क्या मिलेगा? कोई फायदा। आप लोग जा रहे हो 4 फ्रेंड नदी पे घूमने, हंसी मजाक बढ़िया चल रहा है, खूब रिकॉर्ड करो, उसको डालो यार, थोड़ा कैमरा फेस करना सीखो। इससे आप लोग ऑनलाइन बढ़ेंगे और आप लोग का डिमांड बढ़ेगा, आप लोग बहुत अच्छा जीवन में कर सकते हैं। हाँ, पढ़ाई को आप लोग बहुत अच्छे से मजबूत रखिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे अपने जीवन में तो कमाल कर जाएंगे। किसी भी फील्ड में आप लोग जाएंगे तो कमाल कर जाएंगे। हम आप लोग को, आप मेरे बच्चों का बहुत सारा शिकायत रहता है, कुछ बच्चे इसलिए छोड़ के चले भी जाते हैं कि सर आप पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा चीज़ बताइए, जानबूझ के बताते हैं। भाई, इतना सारा नौकरी नहीं है कि सबको मिल जाए। हमारे यहाँ इतना बच्चा पढ़ रहा है, हम नहीं गारंटी लेंगे कि पूरे बच्चों का, जो गारंटी लेता है वो आपको मूर्ख बना रहा होता है। हम कौन होते हैं गारंटी लेने वाले? इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद 2-3 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं अच्छे पोस्ट पे, 4-5 बच्चे आर्मी में चले जाएं। आप लोगों जैसे करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब पहचानना है कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप 40 हज़ार की नौकरी कर रहे हो और आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन गए, 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपके घर वाले कभी आपको डांटेंगे? कभी नहीं डांटेंगे, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, लीगल तरीके से कमा रहे हो। यूट्यूब पे आज कुछ लोग गाली दे करके कई करोड़ रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक उसको सुन रही है। तो आप लोग अच्छा काम करके कमा सकते हो। हाँ, ये है जीवन में पैसा कमाने के लिए कभी भी गलत रास्ते चूज नहीं करना। आप एक अच्छे रास्ते पे चल